हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, अभी तक हमने भारत का भूगोल जो एमपीपीएससी पी यूनिट 3 है, इसमें हमने स्टार्ट किया है पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलों वाला टॉपिक, जिसमें पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने पर्वत को स्टार्ट कर दिया था। आज के लेक्चर में हम पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और झीलें इनको कवर करने वाले हैं। वीडियो लेंथी होगा तो पेशेंस बना के इसको देखें, जिससे कि आपका एक ही वीडियो में ये सारा टॉपिक, जिसमें केवल हम नदियों को अभी स्किप कर रहे हैं, और झीलें, पर्वत, पहाड़ियाँ कंप्लीट होंगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने इसमें जो कवर किया है हिमालय वाले टॉपिक में, इसमें हमने देखा था कि हिमालय का जो विस्तार है वह पश्चिम में नंगा पर्वत से प्रारंभ होता है और पूर्व में नामचा बारवा तक जाता है। इस प्रकार से ये हमारा हिमालय है, ये, और यहाँ पर इसका और ये पूर्वी विस्तार है। यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले आप पाएंगे कि नंगा पर्वत से भारत में हिमालय आकर स्टार्ट होता है। नंगा पर्वत के बाद है नंदा पर्वत, जो कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। देन एवरेस्ट, जो कि आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट है 8850 मीटर, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसी हिमालय की एक चोटी और है जिसका नाम है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। इसके बाद नामचा बारवा, और फिर इसी हिमालय का हमें पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी, लूसाई माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। क्लियर है? तो इन सारी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमें चर्चा करना है। अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो इसका पाकिस्तान में जो विस्तार है वह सुलेमान कहलाता है, और सुलेमान का ही विस्तार कहलाता है किरधर श्रेणी। साथ में इसी सुलेमान पहाड़ी पर स्थित है बुलंद दर्रा। तो बुलंद दर्रा आपसे पूछा जाएगा, बुलंद दर्रा भी हिमालय की सुलेमान रेंज पर स्थित है। ऐसे ही हिंदू कुश माउंटेन पर एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा भी हिंदू कुश माउंटेन पे स्थित है, जो कि हिमालय का ही विस्तार है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, जो कि आप उत्तर से, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर इन पहाड़ियों का क्रम देख सकते हैं। जैसे नंगा माउंटेन, उसके बाद सिंधु गॉर्ज है, इसके बाद बंदरपुंज, कामेत, नंदा देवी, जो तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके अलावा धौलाधर, अन्नपूर्णा, महिषालु, एवरेस्ट, मकालू, ये चोटियां नेपाल में स्थित हैं। और कंचनजंगा ये पुनः भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है। देन एक नामचा बारवा श्रेणी है, और फिर उसके बाद एक गॉर्ज देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। तो ये पूरा डायग्राम है हिमालय का। अगर हम बात करेंगे भारत में उपस्थित महान हिमालय की, यानी महान हिमालय का वह भाग जो कहाँ पर उपस्थित है, भारत में, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह कहलाती है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, जो कि हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। अगर हम चोटियों की बात करते हैं तो इसमें आता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोसाईनाथ। और अगर हम हिमालय की ढाल की बात करेंगे तो उत्तर की ओर इसका ढाल है मंद, और दक्षिण की ओर इसका ढाल है तीव्र। इस प्रकार से ये हिमालय का बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। यही डायग्राम पुनः बना हुआ है, जिसमें हम और पहाड़ियों को देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड में स्थित हिमालय की कौन कौन सी पीक हैं, चोटियां हैं। तो हम देखेंगे बंदरपुंज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, ये सारी उत्तराखंड में स्थित हैं। इनकी हाइट भी लिखी हुई है, आप एक नज़र में ये हाइट देख सकते हैं। स्टार्टिंग होती है नंगा पर्वत से, जो कि कश्मीर में सिचुएटेड है, और ध्यान रखें दोस्तों, नंगा पर्वत कश्मीर में है और जबकि नंदा पर्वत उत्तराखंड में है। इसके बाद अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, महिषालु, गणेश, गौरी शंकर, चोन्यू, एवरेस्ट, मकालू, ये सब नेपाल में स्थित हैं हिमालय की चोटियां। बाकी इंडिया में अगेन आपको कंचनजंगा और नामचा बरवा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको हिमालय का देखने को मिल जाएगा, विथ हाइट ऑफ एनी पीक। तो जिस भी चोटी की जो ऊंचाई है उसके साथ यहाँ पर मुख्य मुख्य जो चोटियां हैं उनकी हाइट दी गई है। इनको आप, जैसे आप बंदरपुंज का याद रख सकते हैं, है ना, हमें माउंट एवरेस्ट का याद रखना ही है, कंचनजंगा का याद रखना है, नंगा पर्वत का आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ मेन मेन जो चोटियां हैं उनका नाम आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है, तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8850। उसके बाद है केटू, 8611, फिर कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी,
तो इसमें आएगी अपना केटू, उसके बाद कंचनजंगा, देन नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेट। ये इनकी हाइट लिखी हुई है और कहाँ पर सिचुएटेड है वो एरिया लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमने बेसिक डिवीजन देख लिया हिमालय। अब हम आगे बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। देखिए दोस्तों, जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को पर्वतों की रानी, आकाश की देवी और सागर माता कहा जाता है नेपाल में। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि 22 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था। जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की थी। क्लियर है? महान हिमालय के महालंगुर हिमालय पर ये पॉइंट क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट है, आपसे पूछा सकता है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी पर स्थित है, तो महान हिमालय की भी अगर आप महालंगुर श्रेणी की बात करोगे उस पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में पॉइंट हुआ। हमें ये ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8850 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य हिमालय, लघु हिमालय या जिसको हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। अगर हम मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय की बात करते हैं तो पहला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में इसको धौलाधर और उत्तराखंड में इसको नाग टिब्बा कहा जाता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर देखने को मिलेगी, वहीं इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, लंबाई इसकी 1100 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो यह बृहद हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए बृहद हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है, तो इन दोनों के ही मध्य में जो हिमालय स्थित है दैट इज मध्य हिमालय। ठीक है? तो हम कह सकते हैं यह बृहद हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में स्थित है। यह अत्यधिक असतत है, अर्थात हर जगह कटा फटा हुआ है। इसमें अनुप्रस्थ घाटियां देखने को मिलेंगी आपको और साथ में कोणधारी वन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये डायग्राम है किसका, मध्य हिमालय का। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्या समझना है, आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे जो ये हमारा हिमालय का डायग्राम है, समझना होगा आपको, ये जो ऊपर का रेंज है पूरा ये कहलाता है बृहद हिमालय। ये पूरा क्या है, बृहद हिमालय। और उसके दक्षिण में जैसा कि मैंने आपको बताया ये कटा पटा जो भाग दिख रहा है आपको, यही है हमारा मध्य हिमालय। अब समझना क्या है, इसी मध्य हिमालय, लघु हिमालय को ही पीर पंजाल कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, धौलाधर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड, नागटिब्बा उत्तराखंड, महाभारत नेपाल में कहा जाता है। ये इसका फैलाव है। वहीं हम बात कर लेते हैं, तो जो हमारा लघु हिमालय और बृहद हिमालय है इसी के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जो कि एक नेपे है, ग्रीवा खंड है। यहाँ पर करेवा मैदान देखने को मिलते हैं आपको, साथ में यहाँ पर कुछ घास के मैदान देखने को मिलेंगे जिनको मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये घाटियां देखने को मिलेगी जो कि अगेन मैं कहूँगा मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड में आपको मसूरी देखने को मिलेगा और नेपाल में आपको काठमांडू की घाटी देखने को मिलेगी। ये कहाँ स्थित हैं तो आप बताएंगे बृहद हिमालय और लघु या मध्य हिमालय के बीच में। इसके अलावा जो पीर पंजाल श्रेणी है दोस्तों, यह मुख्य श्रेणी मानी जाती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में यह फैला है। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं हम धौलाधर की बात करते हैं तो मित्रों, धौलाधर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला आदि पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे। वहीं मसूरी उत्तराखंड में बात करेंगे तो यहाँ पर मसूरी, चक्राता, लैंसडाउन, नैनीताल, रानीखेत आदि पर्यटन स्थल आपको देखने को मिल जाए। तो आपको ध्यान रखना है कांगड़ा कहाँ पर स्थित है, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है, मसूरी, काठमांडू, ये सबका सबका लोकेशन आपको याद रखना है। तो बेसिकली आप बताएंगे कि ये मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे मध्य हिमालय में, जिनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। मर्ग में आपको गुलमर्ग और सोनमर्ग देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बक्करवाल जनजाति द्वारा बक्करवाल जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं। वहीं बुग्याल या प्यार में भोटिया जाति निवास करती है। तो ये घास के मैदान है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने बताया आपको यहाँ पर कुछ घाटियां देखने को मिलेंगी, जैसे स्पीति घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह एक भारत का कोल्ड डेजर्ट है। इसके अलावा कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, स्ट्राइक वैली यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा धर्मकोट, धर्मशाला ये देखने को मिलेगी। देन कुल्लू पहाड़ी,
है ना? धर्मकोट को ध्यान रखना है, मिनी इज़राइल कहा जाता है। इसके अलावा फूलों की घाटी भी आपको लघु हिमालय में देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, और यहाँ पर आपको नंदा देवी नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मध्य हिमालय को विभाजित कर श्रेणियों में बदलने का कार्य महान हिमालय की नदियों द्वारा किया जाता है। यानी जो मध्य हिमालय है, ये कई जगह जो कटा फटा हुआ है, इसका रीजन क्या है, तो आप बताएंगे बृहद हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा मध्य हिमालय को काट दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा मध्य हिमालय कंप्लीट हुआ। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यहाँ पर कवर हैं। आप एक दो बार पढ़ेंगे, इनको नोट्स करेंगे, नोट डाउन करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें याद हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है हमारा शिवालिक हिमालय। अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम क्या है? उप हिमालय, बाह्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखेंगे हम। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, तो मैंने बताया था ये बृहद हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया, और ये शिवालिक, तो ये लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, औसत ऊंचाई इसकी 600 से 1500 मीटर देखने को मिलेगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 10 से 50 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी। अगर हम शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य स्थित घाटियों की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये शिवालिक है, ये महान हिमालय है। अब इनके मध्य में भी कई प्रकार की घाटियां स्थित होंगी, जैसे कि इन्हीं घाटियों को पश्चिम में कहा जाता है दून। यानी पश्चिम में इनको कहा जाता है दून, यानी इस साइड जो देखेंगे वो दून कहलाएंगे, और जो इस साइड आपको देखने को मिलेगी वो द्वार, अर्थात पूर्व में जो घाटियां हैं वो द्वार, और पश्चिम में जो घाटियां हैं वो दून कहलाती हैं। अब जैसे कि देहरादून, जम्मू दून, पोटली दून, चुम्बी दून। वहीं अगर हम द्वार की बात करते हैं तो आपको मुख्यतः हरिद्वार और अलीपुर द्वार देखने को मिलेंगे। ये कहाँ पर स्थित हैं, तो आप बताएंगे शिवालिक एवं मध्य हिमालय के मध्य में। दोस्तों, शिवालिक का जो निर्माण हुआ है वह नदियों के अपसादों से हुआ है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में इसको शिवालिक कहा जाता है, नेपाल में इसको चुरिया मुरिया कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको डफला मिरिया भूर और मिश्मी के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक का अगर आपसे विस्तार पूछा जाता है तो इस प्रकार से आप इसका विस्तार बता सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। दोस्तों, इसमें कुछ और फैक्ट रह जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेनोजोइक एरा बताया था, जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था वहां मैंने बताया था कि सेनोजोइक काल में आपको मिलेंगे पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। दोस्तों, पीलियोसीन से लेकर इयोसीन काल तक ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। इयोसीन से लेकर ओलिगोसीन तक महान हिमालय, ओलिगोसीन से मियोसीन तक लघु हिमालय, और मियोसीन काल से प्लियोसीन तक आपको शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन का जो है टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा। तो ये टाइम पीरियड है हमारे जो हिमालय का, अगर हम लंबवत विभाजन देखते हैं जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय आता है, शिवालिक हिमालय आता है, तो इनका ये टाइम ड्यूरेशन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन है वह कैसे होता है। हालांकि इसको प्रारंभ में बता दिया जा चुका है कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर किया गया है, या हम कह सकते हैं कि नदियों के आधार पर किया गया है। जैसे सिंधु नदी है और सतलज है, इन दोनों के मध्य जो हिमालय स्थित है दैट इज पंजाब कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। वहीं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा सकता है कि जो सतलज है और काली है, इन दोनों के बीच में जो हिमालय स्थित है दैट इज कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से ये काली नदी हुई। देन काली नदी के बाद आती है तीस्ता नदी। तो काली और तीस्ता के मध्य जो हिमालय स्थित है दैट इज नेपाल हिमालय, और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है दैट इज दिबांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय स्थित है यह असम हिमालय कहलाता है। तो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को चार भागों में बांटा गया है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। अब इन सब के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई 560 किलोमीटर देखने को मिलेगी। वहीं कुमायूं हिमालय की चौड़ाई आपको 320 किलोमीटर देखने को मिलेगी। नेपाल हिमालय की जो चौड़ाई है वो 800 किलोमीटर, और 720 किलोमीटर आपको असम हिमालय की चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे चौड़ा हिमालय इनमें से कौन सा होगा, तो हमारा जवाब होना चाहिए नेपाल हिमालय। देन सबसे कम चौड़ा तो हम बताएंगे कुमायूं हिमालय, जिसका जो टोटल चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर। अगर हम पंजाब हिमालय की चोटियों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, धौलाधार इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं, केवल यहाँ पे हम नाम देखने वाले हैं। तो ये सारी जो श्रेणियां हैं ये आपको पंजाब या कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपको देखने को मिलेगी कुमायूं हिमालय में। इसके अलावा जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं, चाहे वो धौलागिरी हो, अन्नपूर्णा हो, एवरेस्ट हो, मकालू हो, कंचनजंगा हो, ये सारी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये नेपाल हिमालय में। इसके अलावा
कुछ चोटियां जैसे कुला, कोबस, पैहुनी, जांगसांगला ये आपको असम हिमालय में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, नेपाल हिमालय की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे स्थित है ये असम हिमालय। हिमालय की सर्वोच्च चोटियां नेपाल हिमालय में स्थित हैं, ये भी याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर हम पंजाब हिमालय की प्रॉपर बात करेंगे तो दोस्तों, हिमालय का सबसे चौड़ा भाग अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो है आपका क्या, पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्लियर है, चौड़ाई के आधार पर बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर आपको वैष्णो देवी, अमरनाथ, चिरारे शरीफ ये पर्यटन स्थल, इसके अलावा बाल्टोरो, सियाचिन नदियां देखने को मिलती हैं। करेवा मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है जिस पर केसन एंड जैफरन की खेती की जाती है। डल झील यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि पीर पंजाल और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। वुलर झील, पेंगोंग सो झील देखने को मिलेगी। गुलमर्ग, सोनमर्ग यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसकी ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है, यानी जैसे कि जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे इसकी ऊंचाई जो है कम होती चली जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, जो कुमायूं हिमालय है इसमें ध्यान रखना है आपको, दून और द्वार घाटियां यहाँ पे पाई जाती हैं। भागीरथी, अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती हैं। हिमालय की तीनों श्रेणियां जिसमें बृहद, लघु और शिवालिक स्थित हैं, इसी हिमालय में स्थित हैं। मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये आपको डाउन, ये सारे यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल और पूर्वी भाग कुमायूं कहलाता है। यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ स्थित है। नैनीताल और भीमताल भी यहाँ पर स्थित है। तो ये किसकी बात हुई है, तो हम बताएंगे कुमायूं हिमालय की। देन जब हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो यह सबसे लंबा हिमालय है। चाय के बागान यहाँ देखने को मिलते हैं, सबसे ऊंचा भाग है। सिक्किम, भूटान, दार्जिलिंग हिमालय भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट हमसे एक थोड़ा मिस पॉइंट हुआ है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है। तो यहाँ पर जो चौड़ाई बताई गई, ये बेसिकली चौड़ाई नहीं, ये लंबाई है। लंबाई इसकी 560 किलोमीटर है, इसकी 320 है, इसकी 800 है, इसकी 720। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा हिमालय है, हम कहेंगे नेपाल। और सबसे कम लंबा हिमालय कौन सा है, तो हम बताएंगे कुमायूं हिमालय। वहीं चौड़ाई में बात करेंगे तो पंजाब हिमालय चौड़ाई में सर्वाधिक है। क्लियर है। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं, ये प्रादेशिक विभाजन के आधार। चलिए, इन्हीं को हम कुछ पीडीएफ के फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, यही सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं। स्थलाकृतियां धरातल दृष्टि की विभिन्नताएं रखने वाला देश होता है, ये सब बताया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है, 10.7% भाग पर पर्वत देखने को मिलेंगे, 18.3% भाग पर पहाड़ियां और 28% भाग पर आपको पठारी भाग देखने को मिलेगा। वहीं 43% भाग पर आपको मैदान देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हिमालय की लोकेशन के बारे में ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। आप एक बार इसको थ्रू आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो कि सिडनी बोर्डार्ड ने कहा था, ये हमने देख लिया है, जैसे कि अभी देखा हमने। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, है ना, इनके सारे फैक्ट जो कि मैंने डिस्कस किए हुए हैं वही यहाँ पर मेंशन है। 560 किलोमीटर, है ना, लंबाई 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, सारी बातें यहाँ पर हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप देख सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। हालांकि ये सारी पॉइंट अपन ने चर्चा कर लिए, पीडीएफ फॉर्म में ये मेंशन रहेंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ग्रुप में ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो जो कुछ बताया गया वही इसमें मेंशन है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, ताकि और भी इससे अगर कोई फैक्ट है जो अपन से स्किप हो रहा है तो वो यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि घास के मैदान, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये मेंस के हिसाब से भी हैं, तो आप थोड़ा बहुत इसको और डिटेल में देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट देखने वाले हैं। जैसे कि हिमालय का कालोनियों के विभाजन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने ट्रांस हिमालय कवर कर लिया, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय कवर कर लिया है। उसी को यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। हालांकि ये सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको डिस्कस करने वाले नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दिखेंगी कि करेबा क्या होती है। तो हिमोर द्वारा निक्षेप एक मिट्टी है जहाँ पर केसर की खेती की जाती है। ये बार बार वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, कश्मीर में बुग्याल पयार, उत्तराखंड में ये स्थित हैं, है ना। पर्यटन कौन कौन से स्थल स्थित हैं यहाँ पे, ये सारे पॉइंट आपको देख लेना है एक बार। क्लियर है। चलिए, काराकोरम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे पॉइंट। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ना। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टन इसकी सर्वोच्च चोटी है, 86-11 मीटर इसकी हाइट है। चीन लोगों ने इसे कोगीर कहा है ना। हिमालय की उत्तरतम श्रेणी हुंजा नुब्रा, श्योक, इस पर ये सारी नदियां देखने को मिलती है ना। ऐसे ही पूगा वैली भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप इन सबको थ्रू आउट देख लेंगे। क्लियर है।
अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति, चूंकि हमें पर्वत पढ़ने हैं इसलिए हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कोबर का भूषण नदी सिद्धांत आ जाए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ जाता है, तो ये ज्यादातर पर्वतों के निर्माण की उत्पत्ति के लिए अ, उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आपको देख लेना है, तुलनात्मक पॉइंट है, इनको आप ही को पढ़ना है, जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब अदर जो माउंटेन है हमें करनी है उनकी चर्चा, जैसे हमारी कहानी स्टार्ट होती है अरावली माउंटेन से। दोस्तों भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्री कैम्ब्रियन युग का प्राचीनतम वलित पर्वत है। ध्यान रखना, प्राचीनतम वलित पर्वत था ये, लेकिन वर्तमान में ये कैसा हो चुका है, अपरदित होकर अवशिष्ट पर्वत बन चुका है। यानी वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी है। लगभग हम कह सकते हैं 55 से 60 करोड़ वर्ष पुराना ये पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर या कहीं कहीं 800 किलोमीटर आपको देखने को, सॉरी 800 मीटर देखने को मिल जाएगी। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, ये जरूर याद रखना है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। अवस्थिति में बात कर लेते हैं। हिमालय के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यह गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मजनू टीले तक ये पहुंचती है, लगभग 720 किलोमीटर। अधिकतम जो इसका हम रेंज कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे, तो ये आपको राजस्थान में दिख लेगा। 550 किलोमीटर तक का क्षेत्र, लगभग हम कह सकते हैं कि 80% भाग जो अरावली का है वो राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है। बनावट आयु की हम बात कर चुके हैं, इस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस की दृष्टि से है तो आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए। यहाँ पर हम केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा करने वाले हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, यह अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे भारत की महान भारतीय जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आप बताएंगे अरावली माउंटेन। इसके अलावा यहाँ पर आग्नेय प्राथमिक ग्रेनाइट चट्टानें देखने को मिलती हैं। यहाँ लाल मृदा की प्रधानता है ना। और इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टान या खनिज दृष्टि से महत्वपूर्ण, जैसे सीसा, तांबा, जस्ता, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना है। ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को रोकने में अरावली माउंटेन के द्वारा ही हमें मदद मिली है। देखिए दोस्तों, ये हमारा अरावली माउंटेन है। यहाँ पर बताया गया है, ये इसका दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग को हर्षनाथ की पहाड़ी कहा जाता है, वही दक्षिणी भाग को जग्गा पहाड़ी कहा जाता है। अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है, वहीं दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, घटने लगेगी। माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो काली संगमरमर से बना हुआ है ना। ये सारी बातें हैं। अन्य नाम अगर आप देखेंगे, दिल्ली में इसको रायसीना कहा जाता है, उदयपुर में इसको जग्गा पहाड़ी, अलवर में इसको हर्षनाथ की पहाड़ी, उत्तर में दिल्ली ब्रिज के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यहाँ से उद्भवित होने वाली नदियां हैं बनास, माही, लूनी, शाखी, साबरमती, जो बनास है या पश्चिम से पूर्व दिशा में इसको पार करती है। इसके अलावा अरावली की और प्रमुख चोटी कौन कौन सी हैं, तो गोरम जी, महाराज जी, तारागढ़, नाग पहाड़ी, ये सब अदर चोटियां हैं जो कि किसकी हैं, अरावली पर्वत की। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, लेकिन ये मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि मरुस्थलीकरण को रोकने में ये कैसे हेल्पफुल है, तो ये सारी चीजें आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये सारे पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो इसमें अगर कोई आपको पॉइंट दिखेगा तो हम यहाँ पे चर्चा जरूर करेंगे। ये लिखा है, यह रेंज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की प्रदूषित हवा के लिए फेफड़े का काम करती है। ये पॉइंट आपसे पूछा सकता है, बताइए। तो आप इसका जवाब होगा अरावली माउंटेन का जो क्षेत्र है, ये जो श्रेणी है, यह दिल्ली के लिए फेफड़े का काम करती है, ऐसा पॉइंट आपसे पूछा सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये अरावली माउंटेन हुआ। देन हम बात कर लेते हैं विंध्याचल। दोस्तों यह संस्कृत के शब्द बिंद से निकला है, जिसका अर्थ होता है रास्ते में पड़ना। यह एक भ्रंशुत पर्वत के रूप में था, परंतु वर्तमान में ये भी अपशिष्ट है, रेजिड्यूशल माउंटेन है। अवस्थिति देखेंगे तो ये विंध्यन, भांडेर, कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक ये विस्तृत है। इसका सर्वोच्च शिखर है गुडविल सद्भावना शिखर, या कालूमार बोलते हैं इसको, 752। हालांकि इन सबको एमपी ज्योग्राफी में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो इसके बारे में अगर और भी आपको फैक्ट जानने हो तो आप जो प्लेलिस्ट है यूनिट 4 की उसमें जाके वॉच कर सकते हैं, जहाँ पर हमने विंध्याचल, सतपुड़ा, इन सब के बारे में, मैकाल, सब के बारे में चर्चा किया है। क्लियर है? तो यहाँ पर संक्षेप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार तक ये विस्तृत है। मालवा के पठार के दक्षिण में, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है ये। जलवायु विशेषताएं ध्यान रखेंगे, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती जंगल आपको देखने को मिलेंगे। वर्षा जो है वह वास्तव में मौसमी होती है।
इसके अलावा यहाँ पर सागौन, साल, बांस के वन देखने को मिलेंगे। वन्य जीव में आपको बाइसन, जंगली भैंसा, चित्तीदार हिरण, तेंदुआ, काला हिरण और बूढ़े हिरण भी देखने को मिलते हैं, बेसिकली सांभर वाले क्षेत्र में। विंध्य रेंज विशाल वन्य जीव और वानिकी का घर है। ये सारे फैक्चुअल पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको स्किप कर सकते हो। अन्य विशेषताएं आपको देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंध्याचल की। विंध्याचल को मुख्यतः आप कैमूर श्रेणी, भांडे श्रेणी, कई श्रेणी में इसका जो है विभाजन कर सकते हैं हम विंध्याचल श्रेणी का। जैसे इसका विस्तार है जो है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास कटंगी से शुरू होता है और बिहार में सासाराम तक फैला हुआ। तो जो कैमूर है वो कटंगी से शुरू होता है और बिहार के सासाराम तक जाता है। यहाँ की मुख्य नदियां हैं सोन और टोंस। अगर हम खनिज की बात करेंगे तो चूना पत्थर हीरा के लिए जल विभाजक, यह श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये यमुना नदी है और एमपी से निकली ये सोन नदी है, तो इन दोनों के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करेगी वो कौन सी श्रेणी करेगी? तो हमारा जवाब होगा कैमूर श्रेणी। क्लियर है? चलिए, भांडे श्रेणी, यह भी आप देख सकते हैं, यहीं पर सद्भावना शिखर स्थित है और नदियां यहाँ पर टॉन्स, सोनार आदि नदियां आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। हालांकि भांडे श्रेणी के बारे में डिटेल से चर्चा हमने एमपी ज्योग्राफी में की है, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पारसनाथ श्रेणी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसका निर्माण आर्कियन की चट्टानों से हुआ है। नदियां यहाँ पर दामोदर नदी, गरगा नदी के बारे में आप याद रखेंगे। साथ में बोकारो प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत है, ये भी याद रखेंगे। पर्यटन, यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल केंद्र में से एक है। वे इसे सम्मेद शिखर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रीलिम्स में फैक्ट बन सकते हैं कि सम्मेद शिखर क्या है। तो पारसनाथ श्रेणी को ही सम्मेद शिखर कहते हैं, किसके द्वारा? जैनियों के द्वारा। और पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है, इसकी हाइट है 1350 मीटर। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यह एक ब्लॉक पर्वत है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से बना हुआ है। नर्मदा नदी के समानांतर है ये, परंतु पर्वत के रूप में, परंतु वर्तमान में अवशिष्ट अवस्था में है। ये सारे पॉइंट हैं फैक्चुअल, आप याद रखेंगे। अदरवाइज इसमें आप नर्मदा नदी, ताप्ती नदी को याद रख सकते हैं, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो है विस्तार है। सर्वोच्च चोटी इसकी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है, मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा सतपुड़ा रेंज की पारिस्थितिकी आप देख सकते हैं, महत्व देख सकते हैं। अचानक मार, पचमढ़ी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। जो पचमढ़ी है इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अमरकंटक धार्मिक और पर्यटन केंद्र यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये सारे पॉइंट जो मेंस की दृष्टि से हैं, उनको अपन यहाँ पे स्किप करके चल रहे हैं। बाकी आपके लिए पीडीएफ में दे दिया जाएगा। सतपुड़ा की जो पहाड़ी, इसको तीन भागों में बांटा गया है, जैसे कि राजपीपला, जैसे कि मैकाल और महादेव। इस प्रकार से इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम राजपीपला की बात करते हैं तो यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, मैकाल सतपुड़ा का पूर्वी भाग है, और जो महादेव है ये आपको देखने को मिलेगा मध्य श्रेणी, यानी मध्य में स्थित है। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि बुरहानपुर दर्रे से, ये सारे हम एमपी ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसमें हम टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अगेन, यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, जैसे कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, जो दिहांग gorge है। इसके बाद हिमालय के दक्षिण की ओर एक अक्ष संधीय मोड़ यानी सिंटेक्सियल मोड़ आपको देखने को, बैंड देखने को मिलेगा, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इन्हें ही उत्तर पूर्वी हिमालय कहते हैं। तो बेसिकली हिमालय का जो अक्ष संधीय मोड़ है उसी को उत्तर पूर्वी हिमालय कहा जाता है। यहाँ अनेक जनजातियां निवास करती हैं जो झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियों का विस्तार 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये पहाड़ियां बांग्लादेश के और उत्तरी म्यांमार तक चली जाती हैं। ब्रह्मपुत्र, ये सारे पॉइंट आप देख लेना है। इसके अलावा मेघालय पठार पूरे मेघालय और असम के कार्बी पहाड़ों तक फैला है। ये पहाड़ियां हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। अब ये पहाड़ियां कुछ इस प्रकार से हैं, आप इनका नाम देख सकते हैं, जैसे कि दफला, आपको अरुणाचल प्रदेश में मिरी, अरुणाचल प्रदेश में अबोर और मिश्मी, ये सब, और पटकाई बूम, ये सब कहाँ देखेंगे? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी नागालैंड में, लेमाटूल आपको मणिपुर में, मिकिर और रेंगमा आपको असम में, मिजो हिल्स ब्लू माउंटेन आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बरेली आपको असम में, गारो खासी जयंतिया मेघालय में देखने को मिलेगी। इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। इस प्रकार से ये पूरा, और यहाँ पर हमने ये सारी चोटियों के माध्यम से इस मैप में उनको प्रदर्शित किया हुआ है, जैसे कि
आप देख पा रहे होंगे ये पूरा उत्तर पूर्वी हमारा हिमालय। अब इसमें हम एक एक चोटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कहाँ पर स्थित है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, ये पूरा एरिया हमारा है असम वाला। क्लियर है यहाँ तक, ये पूरा स्थित है असम। असम के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है नागालैंड, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये रहा हमारा नागालैंड। नागालैंड से नीचे आएंगे तो अगला राज्य मिलेगा हमें जिसका नाम है मणिपुर। ये मणिपुर हो गया। मणिपुर से नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा मिजोरम, तो ये हमारा मिजोरम का क्षेत्र हो गया। और मिजोरम के ही पश्चिम में स्थित है हमारा एक और राज्य जिसका नाम है त्रिपुरा। और ये है हमारा मेघालय। क्लियर है। इस प्रकार से डिवीजन है। तो अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं डफला, मिरी, अबूर, मिशमी और पटकाई बूम, ये सब हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित चोटियां हैं। जो मिसमी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है डफला बम चोटी। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से एंटर करती है भारत में। इसके अलावा जो नागा पहाड़ी है नागालैंड में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट सारमती। इसके बाद मणिपुर पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी की ही सर्वोच्च चोटी है माउंट जापुओ। कुसाई हिल्स, मिजो हिल्स, ये आपको देखने को मिलेंगी मिजोरम में। मिजो हिल्स की ही सर्वोच्च चोटी है ब्लू माउंटेन, जिससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियर है। इसके अलावा ये तामदिल लेक है जो कि मिजोरम में स्थित है, और ये लोकटक लेक है जो कि मणिपुर में स्थित है। इसके अलावा एक ये बरेल पहाड़ी स्थित है जो कि हम कह सकते हैं असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं GKG अर्थात गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में स्थित है जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये जो मेघालय है जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, यहाँ पर गारो खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ियां स्थित है। गारो की अगर बात करेंगे तो इसकी सर्वोच्च चोटी है नोकरेक, और यहीं पर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व और बालकम बे नेशनल पार्क स्थित है। इसके अलावा खासी की बात करेंगे तो यहाँ पर माथेरान, चेरापूंजी और शिलांग स्थित है। तो इस प्रकार से ये हमारी पूर्वोत्तर पहाड़ियां होंगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम और तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियां आदि स्थित हैं। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माकुर्ती इसकी नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई के बारे में याद रखेंगे, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, जिसे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। कार्डेमम जो है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। यह केरल और तमिलनाडु सीमाओं पर स्थित है, और पर्यटन में स्थित है उडक मंडल जिसको ऊटी कहते हैं, जो कि नीलगिरी में स्थित है। इसी को हम डायग्राम के थ्रू भी देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है हमारा डायग्राम। इस डायग्राम में आपको क्या क्या समझना है इसको देख लेते हैं एक बार। ये पूरा है हमारा पूर्वी, जो हमारा घाट है, हम कह सकते हैं इसमें हमें, सॉरी, ये हमारा पश्चिमी घाट है, इसमें हमें क्या क्या देखना है इसको देख लेते हैं। ये पश्चिमी घाट का पूरा विस्तार है। अगर आपको क्लियर समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा हमारा पश्चिमी घाट है। अब समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट के उत्तरी सिरे की, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर आपको एक त्र्यंबक पहाड़ी देखने को मिलेगी जहां से एक नदी निकलती है गोदावरी। त्र्यंबक पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है कलसुगई, जिसकी ऊंचाई है 1686 मीटर, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। तो त्र्यंबक पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है पहले। यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, दूसरा पॉइंट। इसकी सर्वोच्च चोटी कलसुगई है जिसकी हाइट 1686 मीटर है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। क्लियर है। उसके बाद इसके आप थोड़ा सा दक्षिण में आओगे तो आपको एक दर्रा पास मिलेगा, इसका नाम है थलघाट। क्लियर है। उसके बाद अगेन इसका विस्तार जो है, वहां पर आपको एक और पहाड़ी देखने को मिलेगी महाबलेश्वर, जहां से एक नदी निकलती है कृष्णा। महाबलेश्वर की ऊंचाई है 1438 मीटर। उसके बाद अगेन आपको एक और दर्रा देखने को मिलेगा जिसका नाम है भोरघाट दर्रा। उसके बाद आप कर्नाटक में एंटर करने वाले हो, जहां पर आपको बाबा बुदन की पहाड़ी, मुलयगिरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। साथ में कुद्रेमुख सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। और आगे बढ़ते हैं तो आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलेगा, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है।
नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पालघाट दर्रा स्थित है। पालघाट दर्रा के बाद आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी, जिसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। साथ में इसके ही पूर्व में स्थित है पलनी की पहाड़ी, और जो हमारा अन्नामलाई पहाड़ी है उसके दक्षिण में स्थित है सैनकोट्टा दर्रा। सैनकुट्टा दर्रा के दक्षिण में स्थित है इलायची पहाड़ी, और यहीं पर एक चोटी स्थित है महेंद्रगिरी। तो इस प्रकार से ये डिवीजन है इसका। नेक्स्ट, और हम यहाँ पे डिवीजन देख लेते हैं एक बार। आपको यहाँ पे समझना होगा, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यहाँ पर आपको समझना क्या, ये माउंटेन है। यहाँ पर आपको अजंता, ये बालाघाट और शतमाला, ये तीनों श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। इससे आगे आप थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि जो पश्चिमी घाट है इसको तीन भागों में मुख्यतः बांटा गया है: उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। अब जो 16 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है जो कि गोवा से निकलता है, यह उत्तरी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री को विभाजित करता है। जो कि 11 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है जो कि मंगलौर से होकर गुजरता है, यह मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को होकर क्रॉस करता है, गुजरता है। क्लियर है? यहाँ पे अब हम पश्चिमी घाट के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, जो कि वास्तविकता एक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि वर्तमान में ये एक कगार है, जो हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है भारत की। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण गोंडवाना के विभाजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंचरण के कारण हुआ है। विस्तार इसका महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका आपको विस्तार देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्य यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ियां वह है नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, हरिश्चंद्र, इलायची की पहाड़ी। अन्य नाम, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में इसको सह्याद्री और केरल में इसको सह पर्वतम कहा जाता है। किसको? पश्चिमी घाट। पर्यटन केंद्रों में यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कोडाईकनाल, ऊटी, साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, ये सारी चीजें स्थित हैं। नदियों में यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, काली और पेरियार नदी प्रमुख हैं। दोस्तों, जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो उत्तर में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, दक्षिण में 80 किलोमीटर। वहीं ढाल की बात करते हैं तो पश्चिम में इसकी ढाल तीव्र है और यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। वहीं पूर्वी ढाल इसकी मंद है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। कम वर्षा होने के कारण जो पूर्वी सह्याद्री है, हम कहेंगे पूर्वी भाग है इसका, यहाँ पर पतझड़ वन देखने को मिलेंगे। वहीं पश्चिमी भाग में आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। किसकी बात हो रही है? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट में ही हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, कटाफटा। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है नीलगिरी। अब यहाँ नीलगिरी से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, एक बार उसको हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, नीलगिरी पर ही एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है ऊटी, जिसको ऊटक मंडल कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। साइलेंट वैली यहाँ पर स्थित है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह चोटी जो है स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी। पश्चिमी घाट के दक्षिण में स्थित है। सर्वोच्च शिखर इसका डोडा बेट्टा है जिसकी हाइट है 2637 मीटर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। यह दोनों घाटों को जोड़ती है। पहाड़ियों की रानी नीलगिरी को ही कहा जाता है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसके अलावा इसका रंग नीला है क्योंकि यहाँ पर चार्नोकाइट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग नीला है। यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। 1985-86 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व माना जाता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है। यहाँ पर नीलकुरंजी वृक्ष होते हैं और साथ में यहाँ पर सोलावन देखने को मिलते हैं। सोलावन क्या है, ये यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को स्थानीय रूप से सोला वन कहा जाता है। तो सोला वन कुछ नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। सोला शब्द बेसिकली तमिल शब्द कोलाई से बना है, जिसका अर्थ होता है ठंडा स्थान या जंगल। बस इतना ही याद रखिए। इसके अलावा नीलगिरी के बारे में हम सारी बातें पढ़ ही चुके हैं। ये अन्य पहाड़ी हैं जो हम देखने वाले हैं आगे। जैसे नीलगिरी कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे केरल तमिलनाडु की सीमा पर अन्नामलाई, केरल तमिलनाडु कार्डेमम, केरल तमिलनाडु। तमिलनाडु पर ही प्रॉपर स्थित है तो वो है जवादी, सेबराय, पालनी। आंध्र प्रदेश में पालकुंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम डायग्राम के रूप में इसको देखने वाले हैं। क्लियर है? तो जो मैंने आपको कुछ दर्रे बताए थे वो यहाँ पे लिखे हैं, जैसे थालघाट,
भोरघाट, पालघाट। थालघाट क्या करता है? नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोरघाट पुणे और मुंबई को जोड़ता है। पालघाट कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट, जो सैनकुट्टा दर्रा है, यह तिरुवनंतपुरम के मदुरई से जोड़ता है। ये याद रखना। पश्चिमी भारत की जैव विविधता के बारे में कुछ पॉइंट हैं, आप ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ की जैव विविधता कैसी है। इसके अलावा यहाँ की परिस्थिति, पर्यटन स्थल, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। पश्चिमी घाट का महत्व प्रेम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे स्किप किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अन्नामलाई, ये तमिलनाडु और केरला की सीमा पर स्थित है। हाईएस्ट पीक है इसकी अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। हाथी पर्वत भी इसको कहते हैं। एर्नाकुलम नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। इसी के पूर्व में स्थित है पलनी की पहाड़ी, जो कि अन्नामलाई के समीप स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है वेवदिस्दा, किसकी? पलनी की पहाड़ियों की। इसके अलावा कार्डिमन बात कर चुके हैं, केरल तमिलनाडु दक्षिणतम पहाड़ी है। हाईएस्ट पीक है इसकी अगस्तमलाई। सैनकुट्टा दर्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा, अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ की एक चोटी और है नागरकोइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लेते हैं अब हम पूर्वी घाट की। दोस्तों पूर्वी घाट का पहले आप डिवीजन देख लीजिए। ये उड़ीसा से स्टार्ट होती है और बेसिकली आपको तीन राज्य इसमें देखने को मिलेंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसी में जो पूर्वी घाट है, इसकी शुरुआत होती है मेघासनी पहाड़ी से। तो मेघासनी और गड़जात हिल्स दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। गड़जात और महेंद्रगिरी के मध्य में एक नदी बहती है, इसका नाम है महानदी। ये तीनों पहाड़ी और ये नदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। देन हम बात करते हैं जिंदागढ़ की, कोलेरू झील की, नल्ला मलाई की, वेलिकोंडा की। ये सारी चीजें स्थित हैं आपकी आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा पालकोंडा, नागरी, जावड़ी, ये साथ में शेवराय की पहाड़ी और कावेरी नदी, पेन्नार नदी, ये सारी चीजें तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए, अवस्थिति हम बात कर चुके हैं। पूर्वी घाट उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये देख ही चुके हैं। सर्वोच्च चोटी इसकी जिंदागढ़ है 1690। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इसकी चोटियों में विवाद है। कई जगह जिंदागढ़ लिखा है, कई जगह महेंद्रगिरी लिखा है, कई जगह विशाखापत्तनम लिखा है। तो ये आपको थोड़ा सूझबूझ से इसका आंसर लगाना है। इसके अलावा इसकी प्रमुख पहाड़ियां हम बता चुके हैं, पालीकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालनी, शेवराय, जवादी, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। खनिज में मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि देखने को मिलेंगे। पूर्वी घाट का क्या महत्व है? प्लेन्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। बाकी आप इसको देख सकते हैं। अन्य पहाड़ियों में जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको छाता पहाड़ी देखने को मिलेगी। कौन सी पहाड़ी? छाता पहाड़ी। छाता पहाड़ी के अलावा छुरी पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, अलबक्का की पहाड़ी, पेड्रॉप पहाड़ी, ये सब कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में कुछ पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये रहा उड़ीसा, गंधमर्दन, महेंद्रगिरी, बादाम पहाड़ी, देवभाली पहाड़ी, मलयगिरी, ओलासुनी, देवली, ये उड़ीसा में स्थित हैं। इनको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से गुजरात में कुछ पहाड़ियां स्थित हैं, जैसे कि मांडव, गिरनार, वर्धा, आदि। इन सबको आप पढ़ सकते हैं। पूर्वी घाट की विशेषताएं क्या है? पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होने के कारण ये मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतना आप नहीं, हाँ आप देख सकते हो, जिसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। देन ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अगर कभी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो डिफरेंस के लिए सारी बातें, स्थिति, पर्वत, सर्वोच्च चोटी, जैव विविधता, नदियां, वनस्पति, इसके आधार पर इसका डिफरेंस है। तो ये पर्वत और पहाड़ियों वाला टॉपिक अपना होता है फिनिश। अब हम बात करते हैं पठार की। दोस्तों इसी वीडियो में हम पठार और झीलों को भी अभी कवर करने वाले हैं। तो आपको साथ बनाए रखना है, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, ताकि एक ही वीडियो के माध्यम से आप इस पूरे टॉपिक से निजात पा जाए। बात आती है पठार की। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना लैंड के भाग से हुआ है। गोंडवाना लैंड के भाग से क्यों हुआ है? पहले दिन का लेक्चर आपको देख लेना है। यह अनियमित त्रिभुजाकार है, काफी कटाफटा है ना। 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महानेर, कैमूर, राजमहल पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर मानी गई है, जिससे इसका ढाल का हमें पता चलता है। नर्मदा, ताप्ती को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर है? अब यहाँ पे इस डायग्राम को जरा आपको थोड़ा सा देखना है।
देखिए, अगर इस डायग्राम को आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। ये जो पूरा एरिया आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, दैट इज केंद्रीय भाग। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इसको मुख्यतः कई भागों में बांटा जाता है, जिनमें से एक भाग है केंद्रीय भाग। देन जो अब मैं नेक्स्ट कलर से कर रहा हूँ, दैट इज दक्कन प्लेटू। ये है दक्कन का पठार, इतना इतना। दक्कन के पठार के बाद आपको जो येलो कलर से बताया जा रहा है, ये है पूर्वी पठार। यहाँ पर ये पूर्वी पठार का एरिया है। नेक्स्ट आपको जो बताया जा रहा है, ये जो है, ये है दक्षिणी पहाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तर पूर्वी पठार। क्लियर है? ये रहा उत्तर पूर्वी पठार। बाकी जो साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ से ये पूरा और ये पूरा, ये कहलाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इस प्रकार से डिवीजन है प्रायद्वीपीय पठार का पूरी तरह से। यानी जो सेकंड मैप है, आप इसमें देखिए, इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने को मिलेगा, जिसकी जो आपको चट्टानें देखने को मिलने वाली है, इसमें मुख्यतः धारवाड़, कोड़प्पा, विंध्यन और गोंडवाना देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हमने मैपिंग के थ्रू सारा पॉइंट देखा कि कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है। क्लियर है? अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और चौड़ाई 1400 किलोमीटर के आसपास है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। पहली क्लास में ये सारी चीजों पे चर्चा हो चुकी है। विस्तार इसका दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में यह फैला हुआ है। उत्पत्ति की बात करेंगे तो प्रीलिम्स की दृष्टि से कार्बोनिफेरस युग से पहले भारतीय प्रायद्वीप का भाग गोंडवाना लैंड का एक भाग था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्रेटेशियस युग में भारी मात्रा में ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ था। इन ज्वालामुखियों के निकलने वाले पानी के समांतर लावे से दक्कन व लावा पठार की उत्पत्ति हुई है। ये पॉइंट आपको एक याद रखना है फैक्ट के रूप में। फिर प्रायद्वीपीय पठार का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। इसमें कई छोटे छोटे बड़े बड़े पठार हैं, कई पहाड़ियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसका वर्गीकरण किया जाता है केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन के पठार के रूप में। तो ये हमने देखा है, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। सबसे पहले बात आती है केंद्रीय उच्च भूमि। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग है ये। इसमें मेवाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर बुंदेलखंड, बघेलखंड के बारे में, मालवा के बारे में डिस्कस डिटेल से किया जा चुका है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम केवल मेवाड़ और काठियावाड़ के पठार की। दोस्तों, जो मेवाड़ का पठार है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य स्थित है। इसका जो डिवीजन है, इसके अलावा इसकी जो प्रमुख नदी है वो बनास, जो चंबल की एक सहायक नदी है। विभाजक के रूप में बात करेंगे तो यह अरावली श्रृंखला को मालवा के पठार से अलग करती है, अलग करता है मेवाड़ का पठार। मान लीजिए ये अरावली माउंटेन है और यहाँ पर मालवा का पठार स्थित है, तो इन दोनों के बीच में जो पठार स्थित है, दैट इज मेवाड़ का पठार। फिर हम बात करते हैं काठियावाड़ पठार। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। प्रमुख श्रृंखलाएं इसकी गिरनार पर्वत, जूनागढ़ पर्वत, पावागढ़ पर्वत इत्यादि। इसका सर्वोच्च शिखर है गिरनार पहाड़ी, 1117 मीटर है इसकी ऊंचाई। इसके अलावा यहाँ पर गिर श्रृंखला एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। क्लियर? तो ये पहला हुआ। अब हम बात करते हैं पूर्वी पठारों की। इसमें मुख्यतः आपको छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हम इसमें आगे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। अब किस हिसाब से ये पूरा डिजाइन है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, छोटा नागपुर के पठार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखिए, ये पलामू है। देन ये पूरा आप एरिया देखेंगे जहाँ पर आपको माइका, हजारीबाग, पारसनाथ चोटी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे आपको ये राजमहल पहाड़ी देख रही होगी। फिर ये एक पूरा पार्ट लैंड है जहाँ से एक नदी निकल रही है, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी। ये नदी निकल रही है। यहाँ पर सिंह भूमि स्थित है। बीच में ये रांची का पठार और एक मैदान स्थित है। यहाँ पर बघेलखंड का पठार मैकाल पर्वत श्रेणी स्थित है, जहाँ से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है महानदी बेसिन। और इसके दक्षिण में स्थित दंडकारण्य का पठार। तो ये पूरी लोकेशन है जिसको अपन बोलते हैं पूर्वी पठार।
अब यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहले हम छोटा नागपुर की पठार की बात करते हैं, तो यह मुख्य रूप से झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा ये बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। सर्वोच्च चोटी है इसकी पारसनाथ की पहाड़ी। यह आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है ये यातक। विशेषताएं, इसको भारत का रूट प्रदेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि खनिज संपदा अधिक है। नदियां यहाँ पर दामोदर नदी है जो कि कोयला भंडार के क्षेत्र के लिए जाती है, और स्वर्ण रेखा नदी है। दोस्तों, जो छोटा नागपुर का पठार है इसको खनिज हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे खनिज हृदय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया पाट भूमि, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये लिखा है पार्टलैंड। तो पाट भूमि क्या होता है इसको समझ लेते हैं। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति या दीप स्थलाकृति को पाट भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहां पर ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति को, यानी ऊंची स्थलाकृति या दीप स्थलाकृति को पाटभूमि कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार है, यह 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार स्थित है। ठीक है, यहीं पर ये सारी चीजें आपको देख लेना है। महत्व क्या है, ये सारी बातें, समस्या क्या है ये। उसके बाद आता है महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। अवतरण धसान की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। महानदी तथा उसकी सहायक नदियां जैसे शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, ये इसकी यहाँ से प्रमुख सहायक नदियां निकलती हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्लियरली याद रखना है, गोंडवाना क्रम। और यहाँ पर कोयले के भंडार आपको देखने को मिलेंगे। छोटा नागपुर पठार के रांची पठार को दंडकारण्य का पठार से अलग करता है। मतलब जो छोटा नागपुर का जो पठार और रांची का जो पठार है, इन दोनों को, दंडकारण्य पठार और रांची के पठार को अलग करने का काम महानदी बेसिन के द्वारा होता है। बस ये बताया गया उसमें। देन दंडकारण्य का पठार है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक इसका विस्तार है। भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सर्वोच्च चोटी है इसकी नंदीराज बेलाडीला में स्थित है। विशेषताएं, नदी यहाँ पर इंद्रावती है ना। चित्रकूट जलप्रपात इसी इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा शंखनी, डंकिनी, ये आपको याद रखना है। मुनगा बहार, कंगेर, ये सारे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती बल मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये क्षेत्र टिन के लिए फेमस है, ये भी याद रखना है। क्लियर है? चलिए, समस्या समाधान आप पढ़ते रहना है। इसके बाद हम बात करते हैं मेघालय या पूर्वी पठार। यह मेघालय का जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल, गारो गैप या इसको माल्टा गैप के द्वारा अलग होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा जो मेघालय का पठार है यह किसके द्वारा, जो एक्चुअल प्रायद्वीपीय पठार था उससे अलग होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मालदा गैप। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको धारवेरियन, कार्टजाइट, नाइस, ये चट्टानें देखने को मिलती हैं। सर्वोच्च चोटी यहाँ की शिलांग। क्लियर है? मेघालय शिलांग के पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार तथा उत्तरी कछारी पहाड़ियाँ, ये इसके स्थानीय नाम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं खनिज वगैरह, प्रमुख पहाड़ियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। बेसिकली याद रखना है लेटेराइट मिट्टी के बारे में। क्लियर है? चलिए, महत्व में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है। मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे इसके द्वारा छोटा नागपुर का पठार, जो राजमहल पर्वत है, भाई मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। क्लियर है? जबकि पश्चिम बंगाल में इसको मालदा गैप कहते हैं, याद रखना है। डेल्टा मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति, सुंदरवन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है दक्कन का पठार। इंपॉर्टेंट है दक्कन का पठार, भारत का सबसे विशालतम पठार है ये पॉइंट याद रखना है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल श्रृंखला से लेकर नीलगिरी पर्वत के बीच स्थित है, यानी ताप्ती नदी के दक्षिण में यह त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 300 से 900 किलोमीटर, 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और भारत के 8 राज्यों में यह विस्तृत है। प्रमुख पठार इसमें जो आते हैं वह आते हैं दक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार। सबसे पहले दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। स्वीडिश शब्द से मिलकर, ट्रैपर से मिलकर बना है, इसका नाम होता है सीढ़ीनुमा। तो क्या लिखा है? पठार पर लावा के सीढ़ीनुमा परतदार निक्षेपों को दक्कन ट्रैप कहा जाता है, वही बात है। दक्कन का अर्थ मैंने बताया दक्षिणी, विंध्याचल के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसको दक्कन ट्रैप भी कहा गया है। ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। क्लियर? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक ये विस्तृत है। नदियां, गोदावरी इसकी प्रमुख नदी है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इन पहाड़ियों में लिखा है, नदियों ने पठार को काटकर सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र,
जैसी श्रेणियों का निर्माण किया है। निर्माण क्रेटेशियस युग का याद रखना है आपको, 60 से 68 मिलियन वर्ष पूर्व बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ है, ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार के बारे में आपको पॉइंट कुछ याद रखने हैं। यहाँ की जो महाराष्ट्र का पठार है इसमें कौन कौन सी मुख्य पहाड़ी स्थित है, जैसे अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पर्वतमाला, सतमाला, ये सारी चीजें स्थित है। कोंकण तथा सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में जो दक्कन के पठार के उत्तरी भाग का निर्माण करता है, ये याद रखना है। इस पठार को 5 छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है, जैसे अजंता की पहाड़ी, गोदावरी की घाटी, अहमदनगर, बालाघाट पठार, भीमा बेसिन, महादेव उच्च भूमि। हालांकि अपने काम का नहीं है ये, इतना याद नहीं रखना है। फिर कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक राज्य का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। निर्माण धारबाड़ चट्टानों से, रवेदार चट्टानों से निर्माण हुआ। सर्वोच्च चोटी है इसकी मुलयगिरी, 1925 मीटर। कर्नाटक अगर आप देखेंगे नदियां तो कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा नदियां ये फेमस हैं। यहाँ पर जो शरावती नदी है और वराही नदी प्रमुख है। जो वराही नदी है उस पर कुचिकल कर्नाटक में स्थित जलप्रपात है, और शरावती नदी पर जोग या गरशोप्पा जलप्रपात स्थित है। लोएस्क में यहाँ पर आपको कोलार का नाम जरूर याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ आइए, इस पठार को देखिए, यह पूरा कर्नाटका का पठार। लेकिन इस कर्नाटका के पठार को 3 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। एक है उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक के बाद आता है मध्य कर्नाटका, और मध्य कर्नाटक के बाद आता है दक्षिण कर्नाटका। ये कौन सा रहेगा हमारा? ये कहलाएगा दक्षिण कर्नाटका। क्लियर? जो मध्य कर्नाटक है यहाँ पर धारवाड़, चित्रकूट, चिकमंगलूर नामक जिले आपको देखने को मिलेंगे। बाबा बुदन की पहाड़ी, शरावती और तुंगभद्रा नदी, इसके अलावा मुलयगिरी और कुद्रेमुख स्थित है। वहीं दक्षिण कर्नाटका की बात करते हैं तो यहाँ पर मैसूर और बंगलुरु जैसे शहर स्थित हैं। कोलार खदान यहाँ पर स्थित है। नंदी शिखर मैदान, कावेरी नदी, सत्यमंगली वन यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर चंदन की लकड़ी देखने को मिलती है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कर्नाटक पठार के बारे में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का पठार याद रखेंगे, जिसको बेसिकली तेलंगाना का पठार कहा जाता है। उत्तरी भाग इसका तेलंगाना का पठार और दक्षिणी भाग रायलसीमा का पठार के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये रहा पूरा आंध्र प्रदेश का पठार, यहाँ पर ये डायग्राम। अब कृष्णा नदी से नीचे का जितना भी क्षेत्र है ये कहलाता है रॉयल सीमा पठार, और कृष्णा नदी के उत्तर का जितना भी एरिया है ये पूरा, ये कहलाता है तेलंगाना का पठार। और इन दोनों को मिला के ये पूरा कहलाता है आंध्र प्रदेश का पठार। तो अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी नदी किस पठार के मध्य से होकर गुजरती है, तो तेलंगाना। वहीं पेन्नार नदी और कृष्णा नदी, पेन्नार नदी तो रायलसीमा। पूछा जाएगा कौन सी नदी है जो तेलंगाना और रायलसीमा के मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो कृष्णा नदी। ठीक है, तो ये कोलेरू झील कहाँ स्थित है? वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम पहाड़ी। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पीलावरम परियोजना, कालेश्वर परियोजना, ये किस नदी पर स्थित है? ये सारा डायग्राम में बताया बताया गया है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये बताया गया है इसमें ही। कृष्णा नदी इसे 2 भागों में बांटती है, ये लिखा है कृष्णा नदी 2 भागों में बांट रही है। उत्तरी भाग तेलंगाना, दक्षिणी भाग रायलसीमा। ठीक है, ये लिखा है। तेलंगाना का पठार की बात करते हैं। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित है। धारवाड़ चट्टानों की मौजूदगी के कारण यहाँ खनिज पदार्थों ने समृद्ध दी है, बस ये याद रखना है। नदियां कृष्णा, गोदावरी एवं पेन्नूर। शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक, क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश होती है। कोलेरू झील यहाँ पर याद रखना है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में स्थित है, यानी कृष्णा और गोदावरी के मध्य स्थित है। तो देखिए, ये रही कोलेरू झील, ये गोदावरी, ये कृष्णा, इन दोनों के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए, ध्यान रखना जो कोलेरू झील है यह एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। नेक्स्ट, रायलसीमा पठार। डायग्राम में हम देख चुके हैं। यहाँ पर वेलिकोंडा, पालकोंडा, नलामला स्थित हैं। कृष्णा, गोदावरी नदी, शुष्क पर्णपाती वन, ये सारी बातें। समस्याएं ये मेंस की दृष्टि से ही। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है ना? वन संपदा, उपजाऊ मिट्टी, जल संसाधन, पर्यटक स्थल, ये सब आप देख लेना है आपको। तो ये हमारा पठार वाला भी टॉपिक फिनिश होता है। जैसा कि मैंने कहा था इस लेक्चर में हम झीलों को भी कवर करेंगे, तो अब हम झीलों को कवर करने वाले हैं। और झीलों के कवर होते ही ये हमारा पहला पॉइंट 99% कवर होगा, केवल नदियों को छोड़ के। चलिए, झील। झील क्या है? ऐसी जलराशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी हो, झील कहलाती है। झील का वर्गीकरण 2 भागों में होता है, एक बनावट या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जल की प्रकृति के आधार पर। बनावट के आधार पर होती हैं 2 प्रकार की, कृत्रिम, प्राकृतिक।
वहीं जल की प्रकृति के आधार पर होती है मीठे पानी की और खारे पानी की झील। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, कृत्रिम झीलें वो होती हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। वहीं प्राकृतिक झीलें वो होती हैं जो भूगर्भिक हलचलों के द्वारा निर्मित होती हैं। क्लियर है? जैसे आपने नाम सुना होगा उकई या गोविंद सागर, ये कृत्रिम झीलें हैं। अब भूगर्भिक हलचलों से जो झीलें बनती हैं उनको प्राकृतिक झीलें कहते हैं, जिनके कई प्रकार हैं। ये कई प्रकार कौन कौन से हैं, आइए एक बार हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि कई प्रकारों में आ जाता है विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील के अलावा आपको देखने को मिल जाएगी ज्वालामुखी क्रेटर झील, जिनको हम ज्वालामुखी या क्रेटर झील भी कहते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगी लैगून झील, ये लैगून झील है। लैगून झील के अलावा आपको हिमानी झील देखने को मिल जाएगी, ये हिमानी झील है। हिमानी झील के अलावा कुछ झीलें ऐसी हैं जो नदियों द्वारा निर्मित होती हैं, तो उनको हम नदीकृत झीलें कहते हैं। और इसके अलावा कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो वायु के द्वारा निर्मित होती हैं, तो वायुकृत झील। ये सभी झीलें कैसी झीलें कहलाएंगी? नेचुरल। इसके बाद बात करते हैं हम फ्रेश वाटर और खारे पानी की। ऐसी झीलें जहाँ पर जल आपूर्ति तथा जल निकासी दोनों होत रहे हों सेम टाइम पे, तो वो मीठे पानी, जैसे वूलर, लोकटक, डल, कोलेरू। इसके अलावा खारे पानी की झील जिसमें जल निकासी का अभाव हो, वो सांभर, चिल्का, लोनार, पुलिकट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई भूमि का एरिया है, यहाँ पर कोई एक ये झील है, और इस झील में जो है ये भरा हुआ है इसमें पानी। अब दोस्तों जो ये पानी है, ये पानी केवल अगर भरा हुआ है तो ये कहलाएगी खारे पानी की झील। कैसी झील कहलाएगी ये? सॉल्ट। अब मान लीजिए यही फिर से एक झील मान लेता हूं मैं, जिसमें कि अगेन फिर से हम कहते हैं कि पानी भरा हुआ है। तो मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ से एक नदी फ्लो कर रही है जिसका ये पानी आता है और यहाँ से निकल रहा है। तो नदी के फ्लो होने की वजह से इसका जो पानी है वो हमेशा निकलता चला जा रहा है। इसमें पानी स्थायी रूप से बैठ नहीं रहा है, जिससे कि उसमें मौजूद लवण है वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए ऐसा झील जहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था हो, उसको कहा जाता है फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील। क्लियर है? चलिए अब टॉपिक को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विवर्तनिक झील क्या होती है। दोस्तों विवर्तनिक झील जो भ्रंश और वलन से निर्मित होती है, जैसे ये स्थल है, ये स्थल है, मध्य का भाग नीचे खिसक जाता है, जिसको हम बोलते हैं भ्रंश, और यहाँ पर जो पानी भर जाता है ये कहलाती है विवर्तनिक झील, जैसे कि वुलर झील। ज्वालामुखी या क्रेटर झील क्या होती है, इसको देख लेते हैं। जब ज्वालामुखी से निर्मित जो क्रेटर बनता है, मान लीजिए ये ज्वालामुखी था और यहाँ ऊपर से निकलता था लावा। अब यहाँ पर पानी भर गया इस क्रेटर में, जिसको क्रेटर कहा जाता था, तो ये क्या कहलाएगा? क्रेटर झील। जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील, जो कि बुल्ढाना महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। लेगुन झील क्या होती है? ऐसी जल राशि जो स्थलीय रुकावट से सागर या महासागर से अलग हो जाती है। मान लीजिए ये पूरा एक ऐसा एरिया था और ये इस साइड भरा हुआ है पानी, यहाँ भी भरा हुआ है पानी। अब यहाँ पर थोड़ा कटा-पटा भाग था, जिससे कि पानी इस क्षेत्र में जाता रहा और एक समय बाद ऐसा आएगा कि पानी यहाँ पर भर जाएगा और ये महासागर से कट हो जाएगी। तो ये जो झील बनी है ये लेगुन झील कहलाती है। एग्जाम्पल है भारत में चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टमुदी, कलिबेली। कलिबेली तमिलनाडु में है, वेम्बनाड, अष्टमुडी केरला में स्थित है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। हिमानी झील में ध्यान रखना है, हिम नदों के अपरदन से निर्मित होती है। इनको टॉर्न या पेटनास्टर झील भी कहा जाता है, जैसे कि नैनीताल, राक्षस ताल, रूपकुंड, सात ताल, भीमताल। क्लियर है? इसके अलावा और वायु द्वारा निर्मित झीलें, या यहाँ पर ही हम सागर के अपगमन से निर्मित झीलों की भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब हवा द्वारा मिट्टी को इकट्ठा करके जो झीलें निर्मित की जाती हैं वो मरुस्थलीय झीलें या प्याल झील कहलाती हैं। इसके अलावा मान लीजिए पहले सागर का पानी यहाँ तक था, अब यहाँ से ये पानी खाली होकर थोड़ा और पीछे को हट गया है, और इसे स्थान मान लीजिए ऐसे देख लेते हैं इसको। ये एक मान लीजिए पूरा कोई एरिया था अपना इंडिया का, और पहले समुद्र का सतह का पानी यहाँ तक था। मान लीजिए कुछ समय बाद यह पानी खाली हो जाता है, और खाली होने के परिणाम स्वरूप पानी कहाँ पहुंच जाता है? अब इस एरिया में। तो इस एरिया में जो अब झीलें बन गई होंगी ना,
वो क्या कहलाएंगी? सागर के अपगमन द्वारा निर्मित झीलें। अब ऐसे के उदाहरण क्या क्या हैं? तो सांबर है, पंचभद्रा है, डीडवाना है, लूनकरनसर है ना? तो ये सारी झीलें कैसी झीलें हैं? हम कह सकते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें भी हैं, या सागर के अपगमन से निर्मित झीलें भी हैं। कुछ झीलें होती हैं जो नदीकृत झीलें होती हैं। कैसी? जो नदियों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित होती हैं। पहला आता है गोखुर झील, ऑक्सबोली। पहली नदी ये बह रही थी, बहते बहते इसका पानी कम हुआ तो अब ये इधर बहने लगी, लेकिन इसका जो हिस्सा था ये यहाँ पर कटकर एक झील का निर्माण कर लेता है। तो ऐसी झीलों को ऑक्सबो झील कहा जाता है। तो लिखा है नदी विसर्ग जब मुख्य धारा से अलग हो जाए। तो नदी विसर्ग था, ये मुख्य धारा से अलग हो गया। क्लियर? चलिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कंवर झील देखना होगा आपको, जो कि बिहार में स्थित है बूढ़ी गंडक नदी पर। ये सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल्टाई झील के बारे में। ये भी नदी द्वारा निर्मित ही झील का एक प्रकार है, डेल्टाई झील। बेसिकली ये डेल्टा द्वारा निर्मित झील है। अब डेल्टा जो नदियों के मुहाने पर बनता है ये हम सब जानते हैं। तो नदियों के मुहाने पर बनने से जो झीलें निर्मित हो जाती हैं उनको कहा जाता है डेल्टाई झीलें। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलेरू झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सामान्यतः ये मीठे पानी की झीलें होती हैं, है ना? जैसे कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पर स्थित कोलेरू झील। तो ये झीलों के हमने प्रकार देख लिए कि मीठी झील कौन सी होती है, खारे पानी की झील कौन सी होती है, कृत्रिम कौन सी होती है, मानव निर्मित कौन सी होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर यही चीजें आपको इस पीडीएफ में लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी, जैसे टेक्टोनिक झील क्या होती है ना? इसके अलावा आप एक डायग्राम देखेंगे, ये इसमें आपको भारत की जितनी भी झीलें हैं, किस राज्य में कौन सी झील स्थित है, इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो एक बार इस आप में आपको देखेंगे, बार बार बनाएंगे। जैसे ये लद्दाख वाला क्षेत्र है हमारा, तो लद्दाख में स्थित झीलें हैं स्टार्टअप, सॉल्ट झील, पेंगोंग सो, सोमरारी। इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे डल, वुलर, मनसबल, शेषनाग, सुरिनसर, होकेरो, अंचार, नागिन। थोड़ा सा हम और साइड में पहुंचते हैं तो आप देखोगे ये पंजाब वाला, इसमें सुखना, हरिके, रोपड़, काजली स्थित है। इसके अलावा हम और नीचे आते हैं तो आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, ये पूरा राजस्थान राज्य। अब इस राजस्थान की जो झीलें हैं मुख्यतः ये देखने को मिलेगी आपको, जैसे डीडवाना, पंचभद्रा, ढेबर, सांभर, लूणकरण सागर, नक्की, पुष्कर। ये कहाँ की झीलें हैं? राजस्थान की। राजस्थान से थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं तो हमें अपना एक प्यारा सा राज्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है गुजरात। इस गुजरात में जो झीलें स्थित हैं वो कौन कौन सी हैं? नल सरोवर, हमीरसर, कांकरिया। ये गुजरात की झीलें हैं। देन आप एंटर करोगे महाराष्ट्र में। ये रहा महाराष्ट्र का पूरा एरिया, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? तो यहाँ पे हमने महाराष्ट्र की झीलें लिखी हुई हैं, जैसे कि लोनार, पावई, सलीम अली, गोरेवाड़ा। ये महाराष्ट्र की झीलें हैं। वहीं छोटा सा एक राज्य है जो लगा हुआ है, दैट इज गोवा। तो गोवा की झीलें हैं कोराम्बलम, मायम। गोवा के जस्ट नीचे आते हैं तो हमें एक और राज्य देखने को मिलता है, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका में स्थित है बेलामदुर, पंपा सरोवर। कर्नाटक के बाद स्थित है केरला। ये रहा केरल वाला। तो केरल में वेम्बनाड, वीरनपूजा, अष्टमुदी, सास्थम, वंचिकुलम, वेम्बनाट्टू। ये केरला की झीलें हैं। क्लियर है? ऐसे ही सारे राज्यों की झीलें यहाँ पर लिखी हैं। जैसे लोकटक कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में, ये लिखा है ना? ये तामदिल झील मिजोरम में स्थित है। इसके अलावा त्रिपुरा में स्थित है दम्बूर या रुद्रसागर। मेघालय में स्थित है वार्ड झील, उमियम, नौकरेक झील। ठीक है ना? मेघालय की हुई है। इसके अलावा ये दीपोर बील, हाफलोंग, चापला, चादुम्बी, ये आपकी असम में देखने को मिल जाएंगी। चोलामू झील, चांगू, खेचुआ, ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेंगी, है ना? ऐसे ही सारे राज्यों की झील यहाँ पर दिए हैं। जैसे ये उड़ीसा है तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का। उड़ीसा से जस्ट हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये आंध्र प्रदेश है। इस आंध्र प्रदेश में जितनी भी झीलें स्थित हैं, जैसे कि कोलेरू, पुलिकट। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु में कलिबेली, वीरानम, चेम्बरमबाक्कम। तो इस प्रकार से भारत की जितनी भी झीलें हैं ये इस स्लाइड में कवर है। तो आप बार बार इस डायग्राम को देखेंगे किस राज्य में कौन सी झील स्थित है ये।
इसके अलावा झीलों की नगरी दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो भोपाल को कहा जाता है। ये आपको देखना है, ऑप्शन डिपेंडेंट ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद इन सारी बातों पर हमने चर्चा कर ली है, जैसे कि ज्वालामुखी से निर्मित झीलें कौन कौन सी होती हैं, अनूप झील, वायु द्वारा, ये सारी बातें हमने देख ली। अब एक एक से हम सारी झीलें जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम चिल्का झील के बारे में। ठीक है, चिल्का झील यहाँ पर दाया, मकरा, मालगुनी ये नदियां स्थित हैं। प्रमुख द्वीप यहाँ पर नालाबंद, सोमोलू, कृष्ण प्रसाद, काजीजई, कालीजई। इसके अलावा चिल्का झील यह महानदी द्वारा निक्षेपित गाद के जमाव के कारण समुद्र से छिटक कर एक छिछली झील के रूप में विकसित हुई है। उड़ीसा राज्य में पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में स्थित है। उत्तरी सरकार तट पर ये स्थित है। यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी या तटीय लैगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। 1981 में इसको रामसर में शामिल किया गया था। यह पहली भारतीय आर्द्र भूमि भी मानी जाती है। तो चिल्का झील भारत की पहली आर्द्र भूमि है। इसके अलावा है जो इम्पोर्टेंट झील है केवल हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है पुलिकट झील। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में इसका 84% और बाकी शेष बचा हुआ 16% जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। यह पर एक द्वीप स्थित है जिसको हम श्रीहरिकोटा कहते हैं। पुलिकट पक्षी अभयारण्य, ग्रे पेलिकन, चित्र सारस यहाँ पर स्थित हैं। विशेष चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। सतीश धवन केंद्र यहाँ पर है। फ्लेमिंगो त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। और बकिंघम नहर भी इसी झील पर स्थित है। इसके अलावा डल झील, इसको क्राउन डायमंड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तैरते बगीचों को कश्मीरी भाषा में राड कहा जाता है, ये याद रखना है। प्राकृतिक आत्मभूमि का हिस्सा है। हाउस बेट यानी यहाँ पर शिकारा किया जाता है, ये याद रखना है। इसके अलावा जब यहाँ पर डल की बात की है तो यहाँ वुलर भी कैसे पीछे रह सकती है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वुलर झील की। ये बेसिकली बंदीपुर जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है। विवर्तनिक झील है, पहले देख चुके हैं। नदी झेलम, आरिन, मधुमती। 1990 में इसको रामसर में शामिल किया गया था। ठीक है, ये सारी जेनालंक द्वीप यहाँ पर स्थित है। ये सारी बातें वुलर के बारे में। अष्टमुदी के बारे में है, देख लेना है। अवस्थिति केरल जिले में स्थित है। आकार 8 भुजाओं वाला है इसका, इसलिए इसको अष्टमुदी बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी एस्चुरी प्रणाली बनाती है। नेक्स्ट है वेम्बनाड, मीनाचिल, पेम्बा नदियां यहाँ पर द्वीप है। इस पर वेलिंगटन जिस पर NH 966 जो कि 8 किलोमीटर लंबा है बना हुआ है। अन्य नाम इसका पुन्नामुडा, कयाल और कोच्चि झील भी इसको बोलते हैं। कोट्टायम, अलपुझा एवं एर्नाकुलम ये शहर यहाँ पर स्थित हैं। यह केरल की सबसे बड़ी लैगून झील और देश की सबसे लंबी झील है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट विशेष में याद रखेंगे कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, वेलिंगटन द्वीप। ओणम के दौरान आयोजित होने वाली वार्षिक नौका दौड़ यहाँ पर होती है। नेहरू ट्रॉफी इसके लिए दी जाती है। रामसर आर्द्र भूमि में यह 2002 में शामिल हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय जल भूमि संरक्षण योजना के दायरे के अंतर्गत आता है। ये भारत की सबसे लंबी झील, ये देख लिया है हमने। और मारामून सम्मेलन यहाँ पर होता है। लोकटक झील पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है ये लोकटक। मणिपुर के मोइरिंग में स्थित ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है लोकटक झील को। यहाँ पर तैरते हुए द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। रामसर सूची में इसको 1990 में शामिल किया गया और मॉन्ट्रिक्स में इसको 1993 में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जहाँ पर शंघाई हिरण फेमस है। यहाँ पर फुमदी आपको देखने को मिलेंगे। जो फुमदी क्या होते हैं, नेचुरली जो पादप होते हैं उनका जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं उस क्षेत्र में, जिसको अपन फुमदी कहते हैं। 15 अक्टूबर को लोकतक दिवस मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सांबर झील के बारे में, जयपुर के समीप स्थित है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, अरावली रेंज पर स्थित है। रामसर सूची में इसको 1990 में शामिल किया गया। और मुगल वंश के लोग इसी झील से नमक की आपूर्ति करते थे। वॉल्सन झील यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पेंगोंग सो, पेंगोंग का अर्थ होता है समीपता और तिब्बती भाषा में सो का अर्थ होता है झील, यानी समीप वाली झील। बेसिकली इसके विशेष में है
आइस स्केटिंग होती है यहाँ पर, पोलो के लिए एक उत्तम स्थान है। दूसरा, यहाँ पर कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल माना जाता है, और ये विवादित भी रहा है बीच में, भारत और चाइना के मध्य। ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है जॉनसन रेखा अक्साई चीन क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण एक प्रारंभिक प्रयास था, ये मतलब विवादित है। कोलेरू झील देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है ये, कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है, देखा था अभी हमने। 1999 में यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य इसको घोषित किया गया था, एक रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, सोकर झील है, इसको आप पढ़ लेना है। लोनार झील याद रखेंगे, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में स्थित है, इसके बारे में खास बात क्या थी हम चर्चा कर ही चुके हैं। उल्कापिंड से निर्मित झील है ये एक, खारी एवं क्षारी दोनों प्रकार की, और क्रेटर झील भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसको राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक 1970 के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका जो रंग है गुलाबी है, हेलोरकिया के कारण इसमें। दूसरा, लूनार वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर स्थित है, भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील भी मानी जाती है लोनार झील। भोजताल झील भोपाल में स्थित है, भोपाल के शासक राजा भोज के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था, तो ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे। ठीक है, विशेष वाले आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रूपकुंड झील के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। चामोली उत्तराखंड में स्थित है, एक हिमानी झील है, यहाँ पर रेशमई कंकाल आपको देखने को मिलते हैं, एच के माधवन ने इसकी खोज की थी। अन्य तट जो अदर झीलें हैं उनके बारे में, जैसे अनंतनाग झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की है। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची झील है ये। नेक्स्ट, फतेह सागर राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, मानव निर्मित है। नक्की झील राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, मीठे पानी की है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये। उमियाम मेघालय में स्थित है, मीठे पानी की है, मानव निर्मित है। हुसैन सागर तेलंगाना राज्य, मानव निर्मित झील। पलक झील मिजोरम की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, मीठे पानी की है। पुष्कर राजस्थान में स्थित है, इसका धार्मिक महत्व है, ब्रह्मा मंदिर भी इसी के तट पर स्थित है। रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। जयसमंद राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, मीठे पानी की है, मानव निर्मित है। जयसमंद की बात है, राजसमंद ये भी राजस्थान में है, महाराणा राज सिंह, ये भी मानव निर्मित है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सात ताल उत्तराखंड में स्थित है, मीठे पानी की है। एक झील नाव को 7 संख्या में ताल है, इसलिए इसको 7 ताल कहा जाता है। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है, मीठे पानी की है, इसको नैनी झील भी कहते हैं, ध्यान रखना है। भीमताल उत्तराखंड में, ठीक है, इसके बीचों बीच एक टापू स्थित है, ये ध्यान रखना है। पेरियार झील केरल में स्थित है, मानव निर्मित है। ऐसे ही मिरिक झील दार्जिलिंग में स्थित है, चाय के बागानों से घिरी हुई है। पिछोला झील राजस्थान में स्थित है, मीठे पानी की। रूपकुंड उत्तराखंड के चामोली, कंकाल झील पढ़ चुके हैं अभी हम। टिहरी झील उत्तराखंड के टिहरी के पास स्थित है। पंचभद्रा राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है, खारे पानी की है। लूणकरण सागर राजस्थान, खारा पानी। डीडवाना राजस्थान के नागौर में, खारे पानी, नमक का उत्पादन भी होता था यहाँ पे। मानसबल भारत की सबसे गहरी झीलें पड़ चुके हैं। कुछ और मानव निर्मित झीलें, जैसे गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में, सोन नदी की सहायक रिहंद पर स्थित है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य ये है, गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखना आयतन के आधार पर। स्टेनली तमिलनाडु में स्थित है। पेरियार केरल में। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा बांध के पीछे स्थित है ये। राणा प्रताप जवाहर सागर चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा अन्य राज्यों में स्थित कुछ झीलें ये रहीं, जिनको आपको पढ़ लेना है, जैसे लोकटक कहाँ पर स्थित है, डल वुलर, पाला कहाँ पर स्थित है, चोलामू, ये सारी कुछ आपको याद रखना है। जैसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ, दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद या ढेबर झील, सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू, सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर, ज्वालामुखी से उद्गम लोनार, रहस्यमयी रूपकुंड, विश्व की सबसे नीची मृत सागर, ये विश्व में है। ठीक है ना, कुछ फैक्ट ये हैं जिनको आपको पढ़ लेना है वर्ल्ड की दृष्टि से। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक होता है फिनिश। इसमें हमने क्या क्या कवर किया, पर्वत, पठार, झीलें, ये वाला टॉपिक अपना फिनिश होता है। तो अब लास्ट में, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो इस पे टाइम दिया गया है उसके माध्यम से आप इसको अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनका एक ही लेक्चर में
ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो। बस इसमें दोस्तों मैंने नदियों को स्किप किया है। उसका भी रीज़न है, नदियों को हमें मिक्स नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नदियों को हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें हम मैदान भी कवर कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नदियाँ और मैदान फिनिश करेंगे। इसी हिसाब से इस पूरे टॉपिक को हम 2 से 3 दिन में अब फिनिश करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम जलवायु वाला पूरा टॉपिक कवर करेंगे इसमें। फिर हम प्राकृतिक संसाधन में वन, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक रहेगा क्योंकि इसमें वन, खनिज और तेल जल संसाधन है। फसलों वाला भी टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होगा, हालांकि 2 या 3 दिन के गैप से एक वीडियो डाला करेंगे जिसमें हम इसको कवर कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए इस जियोग्राफी की वीडियो 1 से 2 दिन तक अभी नहीं आएगी, तो जब तक आपने जो टॉपिक कभी कवर किया है, जैसे कि पर्वत, पठारी और पहाड़ियाँ और झीलें, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो आप लगाइए और इस टॉपिक को बराबर रिवाइज करिए, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जब इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बाद फिर 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसके एमसीक्यू लगाएंगे। तो ऐसा करके इस मंथ में हम इस यूनिट को भी कवर कर ले जाएंगे आराम से। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, इससे रिलेटेड पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।